हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। माई सेल्फ नीतीश वर्मा। और हम लोग अभी तक फ्लूइड मैकेनिक्स में यहाँ तक टॉपिक कर रखे थे, यहाँ तक लास्ट में हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में कि हम लोगों ने बर्नौलीज के एप्लीकेशन कर रहे थे। बर्नौलीज एप्लीकेशन मतलब आप सिंपल सी बात करें तो वेंचुरीमीटर और पिटॉट ट्यूब की बात करी गई थी। किसकी? वेंचुरीमीटर और पिटॉट ट्यूब। ये सब बर्नौलीज के ही एप्लीकेशन है। डायनेमिक्स मोस्टली बहुत इजी पार्ट होता है, इसमें सिर्फ आपको बर्नौलीज इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन यही सब लगाने होते हैं। तो भाई लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेंचुरीमीटर देखा था। वेंचुरीमीटर था ये बेटा, वेंचुरी ट्यूब नहीं है। वेंचुरी ट्यूब में बैरोमीटर्स लगे होते हैं। ये आप मैनोमीटर लगा हुआ है तो आप इसको बोलते हैं वेंचुरी मीटर। किस काम में आता है भाई वेंचुरी मीटर? तो ये फ्लो की स्पीड को मेजर करने में आता है, ठीक। या आप बोल सकते हो डिस्चार्ज मेजर करता है, ठीक है, ठीक। दूसरा हमने इसका प्रूफ देखा था और हम बार बार बोल रहे थे कि आपको ये फार्मूला याद करना है, P1 - P2 मैनोमीटर की रीडिंग से आ जाएगा। क्लियर? चलिए, क्लियर। यहां तक हमने कर रखा था और पिटॉट ट्यूब भी हमने कर रखा था शायद, ठीक है। पिटॉट ट्यूब भी हमने कर लिया था, वेंचुरीमीटर के पहले ही पिटॉट ट्यूब हमने शायद कर रखा है। क्लियर? तो पिटॉट ट्यूब तो ये वाला पार्ट था हम लोगों का जो कि मेजर करता है क्या भाई? स्पीड ऑफ एयर गैस, ठीक। इट इज ऑल्सो मेजर द स्पीड ऑफ एरोप्लेन या किसी सबमरीन का। कहाँ लगा होता है? मैंने आपको बताया था कि एरोप्लेन के पीछे वाले पार्ट में जो ये जो पोर्शन होता है यहाँ पे लगा होता है आपका क्या? यहाँ पे आपका लगा होता है, यहाँ पे लगा होता है आपका पिटॉट ट्यूब। क्लियर? तो पिटॉट ट्यूब आप देखना कभी, सबमरीन तो देखते ही, एरोप्लेन दिखता है तो एरोप्लेन के पीछे वाले पार्ट पे जब एरोप्लेन खड़ी होती है आप देख सकते हो कि वहां पे उसके पीछे वाले पार्ट पे लगा होता है। और ये स्पीड को मेजर करता है किसकी? गैस की या एयर की, विद रिस्पेक्ट टू क्या? जिस पे लगा हो, मतलब विद रिस्पेक्ट टू प्लेन, ठीक है। क्लियर? और ये हम लोगों का सीधे सीधे आया था। यहाँ पे अगर एयर है तो रो एयर बहुत छोटा होता है, इसलिए हम ये अप्रोक्सीमेशन वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं। क्लियर? और अगर कोई गैस है जिसकी डेंसिटी दे रखी है तो वो डेंसिटी लगाते हैं। वाटर होता है, सोचो वाटर है तो वाटर तो नहीं जाएगा ना। जैसे सबमरीन क्या रीड करेगा? सबमरीन ये यहाँ पे गैस की जगह वाटर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो बेसिकली वेंचुरीमीटर हमने देख लिया था। आज और बर्नौलीज के एप्लीकेशन पे बात करेंगे, फिर हम कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे। तो भाई एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, ब्लोइंग ऑफ रूफ। ब्लोइंग ऑफ रूफ इसका मतलब क्या समझ में आता है? देखो भाई सिंपल सी बात है, जब आंधियां चलती हैं, मतलब जब तूफान आता है, तूफान आता है घर के ऊपर, ये जो छपरी वाली, मतलब कह सकते हो आप एक तरह से जो छप्पर वाली घर है, या आप बोल सकते हो जो रूफ्स होते हैं इनके, जो फॉल्स स्ट्रक्चर होते हैं उनके रूफ इस तरह से लगे होते हैं। भाई अपना ये होम, ठीक, ये होम, यहाँ खिड़की जंगले होते हैं, खिड़कियां होती हैं, विंडोज होते हैं, इस तरह से बना होता है। क्लियर? तो होता क्या एक्चुअल में कि जैसे जैसे जब कोई स्टॉर्म आता है तो इस तरह से आप बने रहते हैं ना विंडोज और ये सब। ये अपना होम स्वीट होम। क्लियर? ठीक। तो जैसे जैसे क्या कह सकते हैं आप कि जैसे जैसे यहाँ पे एयर फ्लो होता है, कहने का मतलब आंधियां चलती है, विंड फ्लो होता है, विंड फ्लो होता है, ब्लो होता है, वैसे वैसे इसके ऊपर का प्रेशर क्या होता है भाई? गिरने लग जाता है। हाँ या ना? गिरने लग जाता है प्रेशर, यानी ऊपर प्रेशर गिर जाता है। क्लियर? और ये प्रेशर क्यों गिरता है? क्योंकि यहाँ पे स्पीड बढ़ जाती है किसकी? एयर की, क्योंकि टोटल तो कांस्टेंट है ना अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम कि प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो मतलब किसकी? ग्रेविटेशनल एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी कांस्टेंट। अगर ये बढ़ गया, और ये तो हम हॉरिजॉन्टल लेवल की बात कर रहे हैं, तो भाई यहाँ पे ग्रेविटेशनल एनर्जी की या पोटेंशियल एनर्जी, या आप बोल सकते हो कि ग्रेविटेशनल हेड की बात नहीं होगी। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा उसका मतलब ऊपर प्रेशर कम हो गया और अंदर जो प्रेशर है काफी ज्यादा है। जैसे मान लेते हैं यहाँ का प्रेशर तो सेम बना रहेगा P नॉट, यहाँ का प्रेशर क्या बने रहेगा? P नॉट, और बाहर का प्रेशर जो P है वो लेस देन P नॉट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब स्टॉर्म चलता है, व्हेन विंड ब्लोज, कह सकते हो ना व्हेन विंड ब्लो, या आप बोल सकते हो स्टॉर्म जब आता है, स्टॉर्म, इन केस ऑफ स्टॉर्म, स्ट्रॉन्ग, काफी तेजी से विंड ब्लो करता है, काफी तेजी से विंड ब्लो करता है, तो सिंपल सी बात है कि प्रेशर घट जाता है। तो इनके बीच क्या आ जाता है? प्रेशर डिफरेंस। और ये जो प्रेशर डिफरेंस है, ये जो प्रेशर डिफरेंस है कितने का भाई? प्रेशर P नॉट, और P तो छोटा है P नॉट से, यानी ये जो प्रेशर डिफरेंस है यही क्या करता है? इसको एक ऊपर की तरफ लिफ्ट देता है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस है, एरिया है। तो फोर्स भी पूछा सकता है कि भाई फोर्स कितना लगा होगा इस पे। तो फोर्स सिंपली क्या लिख सकते हैं भाई? प्रेशर डिफरेंस इनटू
प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया, एरिया मतलब किसका एरिया, उस रूफ का एरिया। तो इससे रूफ ब्लो हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब आंधियां खूब तेज चलती हैं, खूब तेज आते हैं, तो ऐसे जो घर होते हैं, ऐसे जो मकान होते हैं, ऐसे जो झोपड़ियां होती हैं, उनकी जो ऊपर वाले पार्ट होते हैं, मतलब जो इस तरह से पार्ट होते हैं, उनको बोलते हैं छप्पर। वो छप्पर क्या होते हैं, उड़ जाते हैं, और बहुत तेज आ गई आंधी तो ये छप्पर कई किलोमीटर जा जाके दूर गिरते हैं। इनसे काफी एक्सीडेंट भी हो जाता है। खैर, इस पे अगर देखा जाए तो ये अपना घर नहीं है, स्वीट होम लिख दिया, तो कहने का मतलब अगर घर पे है तो इस तरह से जब ये चलेगा भाई, तो सिंपल सी बात है, बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलता है कि भाई जो आपकी प्रेशर एनर्जी है, जो आपकी प्रेशर एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, यहां पे तो इस टर्म की बात नहीं हो रही है, कांस्टेंट होनी चाहिए, इस टर्म की तो बात हो नहीं रही यहां पे, ये दोनों मिलके कांस्टेंट होने चाहिए। एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, थोड़ा सा क्लियर, ये कांस्टेंट होना चाहिए। अरे भाई यही बोलता है ना, देखो ध्यान से, ये कांस्टेंट होना चाहिए, क्लियर, तो कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये क्या होता है भाई, सिंपली यानी P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, इस टर्म की तो बात नहीं हो रही है, यानी कि प्रेशर, क्योंकि सेम लेवल की बात हो रही है, तो प्रेशर प्लस प्रेशर एनर्जी प्लस जो इसकी डायनेमिक स्पीड है, काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। और इफ प्रेशर बढ़ गया होगा, या ऐसे समझो इफ वेलोसिटी बढ़ गई किसकी, विंड की, वेलोसिटी किसकी बढ़ गई, विंड की, विंड की अगर वेलोसिटी बढ़ गई है बेटा, सिंपल सी बात है, यानी कि पक्का प्रेशर कम हो गया होगा। और वही केस यहाँ पे होता है। इसलिए जब बोलते हैं आंधी तूफान आता है, तो ऐसे घरों में बोलते हैं कि सिंपल सी बात है, खिड़कियां खोल दो, खिड़कियां खोल दो, ताकि बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर में डिफरेंस ज्यादा ना हो, सो दैट ये छप्पर, ये छपरी जो ऊपर है, ये कहने का मतलब ये जो आपका ये जो पार्ट है अपर लेवल, ये रूफ ब्लो ऑफ ना करे, कहने का मतलब रूफ ब्लो ऑफ ना करे, ठीक है। इसलिए क्योंकि हम ये जीरो कराते हैं, क्या खिड़कियां खोलने से क्या होता है, ये जो डिफरेंस है किसके बीच, आउटवर्ड प्रेशर जो बाहर प्रेशर है यानी कि P, और जो अंदर प्रेशर है P नॉट, वो तो सराउंडिंग का होगा, इन दोनों के बीच डिफरेंस जितना कम से कम हो उतना ये फोर्स कम लगेगा। इसलिए बोलते हैं कि भाई ये खिड़कियां दरवाजे खोल लो, क्लियर, यस और नो। चलिए, तो बात समझ में आई, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और खिड़कियां दरवाजे खोलने तो ये प्रेशर P नॉट और बाहर का जो प्रेशर है वो लगभग बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर लगभग बराबर हो जाते हैं, सो दैट ये रूफ ब्लो ऑफ नहीं होता। अगर रूफ ब्लो ऑफ हो जाए तो भाई सिंपल सी बात है कि ये बाहर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये भी एक बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन ही है। ये तब होता है जब स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म चलती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं, ठीक है, व्हेन विंड्स ब्लो, तो स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म के केस में ऐसा होता है, देखा होगा आपने। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन की। तो अभी तक एप्लीकेशन ही चल रहा है, दूसरी बात करते हैं डायनामिक और लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन, यानी एरोप्लेन की कैसे उड़ता है उसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, एरोप्लेन की बात करें तो एरोप्लेन में ऐसे विंग्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं एरोफॉयल, जिसको बोलते हैं एरोफॉयल। ये क्या है भाई, एरोफॉयल, ये एरोप्लेन की बात हो रही है, उसके विंग्स की बात हो रही है। ये क्या है भाई, क्रॉस सेक्शन ऑफ विंग्स ऑफ एरोफॉयल, किसका, एरोप्लेन, एरोप्लेन के विंग्स को, या किसी भी इसकी डायनेमिक लिफ्ट की बात करते हैं हम लोग। तो डायनेमिक लिफ्ट कैसे होता है ये देखते हैं हम लोग। तो इसके अंदर क्या होता है भाई, ये प्रेशर यहाँ पे जो है इस तरह से जब ये चीरेगा तो इस तरह से स्ट्रीमलाइन इसको देखी जाएगी, यानी कि यहाँ की प्रेशर बढ़ जाती है, यहाँ की प्रेशर, यहाँ पे स्पीड बढ़ जाता है क्योंकि स्ट्रीमलाइंस नजदीक हो जाती है, और यहाँ पे प्रेशर अच्छा खासा रहता है इनका, क्योंकि स्ट्रीमलाइंस उतनी नजदीक नहीं हो पाई है। तो आपको पता है कि स्ट्रीमलाइंस जितने नजदीक होते हैं उतने क्या होते हैं, उतने ही ज्यादा स्पीड हो जाती है। अगर देखा जाए तो यहाँ की स्ट्रीमलाइंस बहुत नजदीक है, यहाँ स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ने के कारण यहाँ का प्रेशर, मान लो सपोज दैट ये P2 है, तो P2 है तो P2 क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा ड्रास्टिकली, यस और नो। और यहाँ का प्रेशर P1 है और यहाँ पे स्पीड आपकी ज्यादा घटती नहीं है, यानी कि कहने का मतलब लगभग आपका बना रहता है। तो यहाँ का प्रेशर तो ज्यादा ही रहता है, यस और नो। तो ये ज्यादा प्रेशर, ये कम प्रेशर, क्लियर। अगर ये बोले तो ये ज्यादा प्रेशर यहाँ पे और वहां प्रेशर कम, क्यों, क्योंकि ये विंड्स ऐसे फ्लो करते हैं, एरोफॉयल इस तरह से होता है, एरोफॉयल मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ विंग्स ऑफ प्लेन। तो
कहने का मतलब इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ की स्पीड काफी गिर जाती है, जिसके कारण यहाँ का प्रेशर काफी बढ़ जाती है, इसके कारण यहाँ का प्रेशर काफी गिर जाता है, और यहाँ पे स्पीड लगभग वही रहती है, तो यहाँ का कहने का मतलब प्रेशर भी बना रहता है। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर है, ये जो प्रेशर डिफरेंस है, कहने का मतलब यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है, प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर एक्स्ट्रा प्रेशर या एक्स्ट्रा प्रेशर डिफरेंस जो बनता है विंग्स के क्रॉस सेक्शन के थ्रू, क्रॉस सेक्शन के अलोंग, वो जो है हमारा कितना हो जाएगा भाई, P1 माइनस P2। और हम निकाल भी सकते हैं, कई बार न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है इन चीजों पे, किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो जरा देखो, क्या हम बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? तो बाई बर्नौलीज थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं इसमें, तो बाई बर्नौलीज, अच्छा ये फोर्स की अगर बात करें तो फोर्स होगा कितना भाई, प्रेशर डिफरेंस मिल चुका है भाई, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस आ गया, यानी डेल्टा पी की बात करेंगे तो फोर्स कितना होगा, तो अपवर्ड फोर्स होगा कितना, P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया किसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ व्हाट, विंग। यस और नो, ये जो प्रेशर फोर्स है, ये जो फोर्स है, ये अपवर्ड लगेगा, यही इसी को बोलते हैं हम लोग डायनेमिक लिफ्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, डायनेमिक लिफ्ट। ये जो फोर्स है यहां से, यही इसको लिफ्ट कराता है, इसी कारण ये हवा में रहता है एरोप्लेन, अदरवाइज गिर जाता। यही आपका लिफ्ट फोर्स है, जिसे हम बोलते हैं डायनेमिक लिफ्ट। क्या बोलते हैं भाई, डायनेमिक लिफ्ट अपवर्ड की तरफ लगता है। सिंपल सी बात है, ऊपर प्रेशर घट गया तो फोर्स ऊपर लगेगा, ठीक। अच्छा, कितना होता है भाई, इसको अगर निकालने चले तो हमें प्रेशर डिफरेंस चाहिए होगा इनटू एरिया। एरिया किसका है भाई, ये जो एरिया है, ये एरिया, ये जो एरिया लिखा हुआ है, ये जो एरिया, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है किसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ विंग्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ विंग्स। क्लियर, ये विंग का क्रॉस सेक्शन एरिया है, और विंग पे इतना फोर्स लगता है जिसके कारण ये हवा में रहती है, ठीक है। तो चलो निकालते हैं भाई, कई बार पूछ लिया जाता है कि कितना फोर्स लग रहा है। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं हम, बर्नौली थ्योरम। तो बर्नौली थ्योरम क्या बोलता है भाई, दोनों जगह पे अप्लाई कर लो, सेक्शन 1 ऊपर, सेक्शन 2 नीचे। यस और नो, तो सेक्शन 1 ऊपर, अगर ऊपर लगाएं तो यार स्पीड यहाँ पे हम V1 मानेंगे, हाँ या ना, यहाँ पे स्पीड यानी पक्का यहाँ पे स्पीड गिरा V2, तभी प्रेशर बड़ा होगा। यस और नो, चलिए तो लगाते हैं भाई, यहाँ पे, यहाँ का प्रेशर कम, यहाँ का प्रेशर कम, यहाँ का प्रेशर ज्यादा, तो लिखेंगे क्या, P1 प्लस हाफ रो एयर, क्योंकि एयर की बात हो रही है, इनटू V1 स्क्वायर, V1 स्क्वायर सेम लेवल की बात हो रही है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं रो एयर इंटू जी इंटू एच इज इक्वल टू, दूसरे सेक्शन पे लगाए तो यहाँ P2 प्लस हाफ हाफ रो एयर इंटू V2 स्क्वायर प्लस क्या लगेगा बेटा, सिंपली सेम लेवल की बात हुई है तो प्लस रो GH2, रो मतलब ये रो एयर, ये और ये टर्म सेम लेवल की बात हो रही है तो कट जाएंगे। होगा क्या यहाँ से, जरा देखो ध्यान से, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ, इसमें होगा क्या, तो हमारा प्रेशर कितना आ जाएगा भाई, सिंपली P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू व्हाट, हाफ रो एयर, जरा देखो ध्यान से, हाफ रो एयर, हाफ रो एयर, यहाँ देखिए, हाफ रो एयर बचा कितना, V1 V2 स्क्वायर माइनस V1, ठीक है, V2 बड़ा है तो V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। क्लियर, और ये जो फोर्स है एक्स्ट्रा, यही हमारा क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा, किस पर, इस पर फोर्स लगाएगा। क्लियर है, चलिए तो अगर हम लिखें, क्या लिखें भाई, कि F नेट फोर्स जो कि अपवर्ड लग रहा है वो था कितना, P1 माइनस P2 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ विंग। क्लियर, अब ये वैल्यू छापेंगे तो कितना हो जाएगा P1 माइनस P2 की जगह पे, तो हाफ रो ए, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो हाफ कई डिफरेंट एग्जाम में पूछ लेता है कितना फोर्स लगेगा भाई, तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ विंग, ये नेट अपवर्ड फोर्स, ये नेट अपवर्ड फोर्स, या ही इसे बोलते हैं डायनेमिक लिफ्ट, इसे ही हम बोलते हैं क्या, डायनेमिक लिफ्ट, किस पर, एरोसोल पे। तो देखो ध्यान से, इसी को हम बोलते हैं डायनेमिक लिफ्ट, क्या बोलते हैं भाई, इसे ही बोलते हैं डायनेमिक लिफ्ट। क्लियर है, बात आई समझ में, यही डायनेमिक लिफ्ट होता है। अगर पूछ ले आपसे डायनेमिक लिफ्ट कितना है, तो आप सिंपल सी बात है, हाफ रो एयर, और आपको रो एयर पता होता है कितना होता है भाई, रो एयर कितना होता है बता चुके हैं ऑलरेडी, 1.26 या 29 ऐसा दिया रहता है kg पर मीटर क्यूब, और स्पीड इसकी बहुत ज्यादा होती है। क्लियर है, बात आई समझ में। तो इस कारण जो एरोप्लेन है हवा में रहता है, इस कारण जो एरोप्लेन है हवा में टिका रहता है, अदरवाइज गिर जाता है, ये लिफ्ट नहीं मिलती, गिर जाती। किसी भी स्ट्रक्चर में को जो एरोडायनेमिक गाड़ियों की डिजाइन करते हैं ना, सुपर कार्स होते हैं जो,
वो इन्हीं इन्हीं इनके जो डिजाइन होते हैं वो इसी एरोडायनेमिक्स से डिजाइन बोलते हैं, एरोडायनेमिक्स पे बेस होते हैं। क्लियर? इसी तरह की डिजाइन भी करी जाती है ताकि गाड़ियों पे क्या लगे, ड्रैग कम लगे। ये सो नो और भी चीजें हैं। तो कहने का मतलब सिंपल सा है। और पीछे वाले पे भी देख सकते हैं कि भाई अगर मुझे निकालना हो तो यहां पे हम बोल सकते हैं क्या, V2 हम जो अभी निकाले हैं कितना, P1 माइनस P2, ये सिंपल यहां भी लागू है। क्यों? क्योंकि यहां भी एयर है। अच्छा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो जरा, यही तो अपना V2 था। यस और नो? और ये क्या है यहाँ पे V1, और V1 अंदर की बात करें तो अंदर एयर तो ब्लो नहीं कर रही है, जीरो है। तो अगर बोला जाए तो हमारा ये टर्म जीरो है। अगर बोल दिया कितना नेट फोर्स लगा है मतलब इस रूफ पे, तो हम निकाल सकते हैं क्या नेट फोर्स। सिंपली हमारा इस केस में हो जाएगा हाफ रो एयर इंटू सिमिलर कॉन्सेप्ट इंटू V स्क्वायर V2 स्क्वायर इंटू ए। यस और नो? आ सकता है, नहीं आ सकता? पूछा जा सकता है ये भी। कहने का मतलब सेम कॉन्सेप्ट है, यहां भी वही यूज हो रहा है, वहां भी यूज हो रहा है, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम ही है। यस और नो? क्लियर है? हाँ या ना? बात आई समझ में? तो भाई सिंपल सी बात है, ब्लो ऑफ रूफ कैसे होगा ये हमने देख लिया। दूसरा, एरोडायनेमिक्स की डिजाइन कैसे करनी चाहिए ये देख लिया। और भी इसके एप्लीकेशन है, जरा ध्यान से देखिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एरोफॉइल, डायनेमिक लिफ्ट, क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, एटोमाइजर या आप बोल सकते हो एस्पिरेटर। एस्पिरेटर पंप देखा होगा आपने शायद। एस्पिरेटर पंप उसको बोलते हैं जो नाई अपनी दुकानों पे, मतलब ऐसे बोल सकते हो आप, जो दुकानों पे यूज की जाती है। क्लियर? या स्प्रे पंप्स, जितने भी पेस्टिसाइड स्प्रे, या आप बोल सकते हो ये कॉकरोच मारने वाले जो स्प्रे होते हैं, ये सब ये एटोमाइजर ही है। इसका कैसे होता है भाई डिजाइन? तो देखो ध्यान से, ये कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे एक बल्ब होती है, या ऐसा समझो कोई पाइप होता है जिसको हम दबाते हैं, तो यहां पे इसके थ्रू ये लिक्विड में जाता है। ये लिक्विड में ये पाइप इधर से एंट्री करा देते हैं। ये जो इसको दबाने से क्या होता है भाई, इसके अंदर लिक्विड भरती है। कैसे? ये भी बर्नौलीज का ही जुगाड़ है। क्या है भाई ये? तो आपने देखा होगा होलियों में जो आप पिचकारी यूज करते हो लगभग इसी पे बेस्ड होती है, नहीं होती है? देखो ध्यान से, तो कुछ इस तरह से यहां पे स्प्रे करते हैं। क्लियर? इसको इसको बोलते हैं बल्ब। अगर बोला जाए तो इसे बल्ब बोलते हैं। बल्ब वो लाइट वाला बल्ब नहीं, बल्ब जिसके थ्रू, आपने देखा होगा ये चीजें कॉमन है। स्प्रेयर, इसे बोलते हैं पेस्टिसाइड स्प्रे, या फिर आप बोल सकते हो पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड स्प्रे, या आप बोल सकते हो इसको पेस्टिसाइड स्प्रे भी ऐसा होता है। क्लियर? एटोमाइजर बोल सकते हो, एस्पिरेटर पंप बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एस्पिरेटर पंप। कुछ इस तरह से होता है। इसको दबाने से क्या होता है कि यहाँ का जो प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर तो हमें पता है ये P0 है, यहाँ प्रेशर P0 से भी ज्यादा है। यहाँ का प्रेशर मैं बोलूं P2, P2 ग्रेटर देन P0 है। यस और नो? यहाँ की जो प्रेशर है P1, उसको हमें करना पड़ता है लेस देन P0, जो इसको, क्लियर है? इसको दबाने के बाद छोड़ने से यहाँ प्रेशर सक करता है ताकि ये लिक्विड यहाँ तक आ जाए, और ये लिक्विड एक बार यहाँ आ जाती है, उसके बाद इसको प्रेस करते हैं, तो इस तरह से ये स्प्रेयर का काम करता है। स्प्रेयर या स्प्रे कर देता है। ठीक? स्प्रे ऑफ ड्रॉपलेट्स लिक्विड। क्लियर? तो लिक्विड ड्रॉपलेट्स में बदलता है। बात आई समझ में? तो स्प्रेयर बोलते हैं, या पेस्टिसाइड बोलो, या स्प्रेयर बोलो, या एस्पिरेटर पंप बोलो, सब एक ही बात है। ये भी बेस होता है किस पे? बर्नौलीज के एप्लीकेशन। क्योंकि हम यहाँ पे प्रेशर कम करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये लिक्विड इस तरह से स्पीड में वेलोसिटी गेन करती है, स्पीड यहाँ आती है, उसके बाद यहाँ पे आने के बाद इसको जब प्रेस करते हैं हम, तो इस तरह से लिक्विड स्प्रे होता है। देखा होगा शायद, इसको दबाने से प्रेस होता है, जैसे छोड़ेंगे तो लिक्विड यहाँ पे निगेटिव प्रेशर से यानी सक कर लेगी, ये सक कर लेगी, और उसके बाद इस तरह से लिक्विड फ्लो कराते हैं। ठीक है? तो कहने का मतलब एटोमाइजर या एस्पिरेटर पंप इस पे वो काम करता है। पेस्टिसाइड स्प्रेयर भी ऐसे ही होता है, इसको पंप करते रहते हैं तो स्प्रे करता है। क्लियर? तो ये सब बर्नौलीज के ही एप्लीकेशन है। आई बात समझ में? ठीक है? चलिए दूसरी बात, एक और एप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल पे आते हैं। इसके बाद एक और एप्लीकेशन आता है इसका, स्प्रेयर के बाद एप्लीकेशन क्या समझो आप, इफेक्ट समझो, जैसे बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट। तो बेटा सिंपल सी बात है, हेडिंग डाल लीजिए मैग्नस इफेक्ट। वो क्या समझ लेते हैं, उसमें भी इसी का रोल है। तो मैग्नस, एक काम करते हैं, मैग्नस इफेक्ट, मैग्नस इफेक्ट
मैग्नस इफेक्ट। क्लियर? तो मैग्नस इफेक्ट क्या होता है उसको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से अपन लोग करेंगे। और ये टॉपिक इजी टॉपिक है, मैं पहले बोल रहा हूं, डायनेमिक्स इज मच मोर इजियर देन स्टैटिक्स। क्लियर? तो सिंपल सा व्हाट इज मैग्नस इफेक्ट? तो बेटा सिंपल सी बात है कि अगर देखो ध्यान से कि इट इज द, अगर मान लो सिंपल सा एक बॉल फेंका जाए, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, बुकलेट में भी दे रखा है, इस तरह से बना रखा हुआ है, ये बॉल है। ठीक, ये एक्चुअली में अगर विंड ब्लो करती है, अगर मैं इसको फेंकूं इस समय, तो विंड जब स्टिल एयर में, तो अपना एक्चुअल पाथ लेगी। क्लियर है सबको? मैं विंड बॉल को मैं काफी बना रहा हूं ताकि दिखे, जो एक्चुअल पाथ है वो तो लेगी, लेकिन अगर विंड ब्लो कर दिया तो क्या होगा, जो एक्चुअल पाथ है उससे थोड़ी डेविएट हो जाएगी। क्लियर? थोड़ी डेविएट हो जाएगी। तो मैग्नस इफेक्ट यही है कि वो जो डेविएशन हो रहा है, दैट इफेक्ट इज नोन एज मैग्नस इफेक्ट। इसी इस इफेक्ट का नाम मैग्नस बोला गया। मैग्नस नाम के साइंटिस्ट हैं, इनके बाद इन्होंने इस इफेक्ट की स्टडी की, इसके कारण ही इनको मैग्नस इफेक्ट बोला जाता है। तो लिख लो सिंपल सी, ठीक है, डेविएशन ऑफ बॉल, deviation of ball due to blow of, deviation of ball from its actual path, ऐसे लिख लो, from its actual path या trajectory, जो भी बोलो, path या फिर trajectory due to blow of wind, this effect is known as मैग्नस इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज नोन एज मैग्नस इफेक्ट। आपने कई जगह पे ये ऑब्जर्व करा होगा, सिर्फ बॉल मतलब फुटबॉल के केस में, सॉकर के केस में, या फिर बॉल के केस में, जब बॉल फ्लो करता है, जब बॉल ट्रेवल करता है, तो उसकी ट्रेजेक्टरी ड्यू टू विंड ब्लोन के कारण चेंज हो जाती है। मान लेते हैं सपोज दैट, मान लें अगर हम कोई, मान लीजिए कि बॉल है और वो फेंकी जा रही है, इधर कुछ स्पीड v से आ रही है, तो अगर स्पीड v से आ रही है, सपोज आगे की तरफ v से जा रही है, या तो इधर ही आ रही है, समझो, तो इधर जब आ रही है तो विंड कैसे ब्लो करेगा भाई? विंड इधर से ब्लो हो रहा होगा, यस और नो? तो विंड इधर से ब्लो हो रहा होगा और बॉल इधर फेंकी जा रही है, तो बॉल इसे फेंकी जा रही है इस स्पीड v से। ठीक, अभी मैं मान रहा हूं कि अभी विंड ब्लो नहीं हो रहा है, तो ये जो पाथ लेगा, ये जो ट्रेजेक्टरी लेगा, वो नॉर्मल ग्रेविटी के कारण कहां गिरेगा? यहां गिरेगा, यस और नो? ग्रेविटी के कारण यहां गिरेगा, हाँ या ना? सिंपल। क्लियर? ये कब की बात कर रहे हैं? स्टिल एयर के केस में। क्लियर? तो ये ट्रेजेक्टरी ये लेगा, मतलब एक्चुअल पाथ, इससे बोल सकते हैं हम एक्चुअल पाथ और बॉल को मैंने इसलिए बड़ा बनाया ताकि आपको दिखे, ठीक है, एक्चुअल में हो क्या रहा है। अगर मान लो सपोज है इधर ही डायरेक्शन में विंड ब्लो करने लग गई, इधर डायरेक्शन में विंड ब्लो करने लग गई, ठीक, इधर डायरेक्शन में विंड ब्लो करने लग गई, जैसे हम बोल देते हैं, मान लो v स्पीड, v एयर से ये विंड ब्लो कर रहा है, ठीक। तो अब क्या होगा भाई, जरा ध्यान से देखो, और ये बॉल ऐसे थोड़ी जा रही है, बॉल घूमते हुए जाती है ना, तो बॉल घूमते हुए मतलब इस तरह से घूमते हुए गिर रही है। क्लियर? मतलब ऐसे रोटेट करते गिर रही होगी। एक्चुअली अगर विंड ब्लो कर दिया, समझो क्या हुआ, विंड ब्लो अगर हमने कर दिया तो हुआ क्या, ये विंड ब्लो हो रहा है, हाँ या ना? और विंड ब्लो हो रहा है जिसके कारण अब ये बॉल वही पाथ लेगी क्या? नहीं, ये थोड़ी आगे जाके गिरेगी, कॉमन सेंस। लेकिन ध्यान से देखो होगा क्या इसके पॉइंट पे। अगर मैं देखूं, अगर मैं इसके सेंटर ऑफ मास पे बैठता हूं, ये सेंटर ऑफ मास है बॉल का, तो भाई विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास अगर देखा जाए तो क्या होगा इसकी स्पीड? तो इसकी स्पीड होगी क्या? तो इसकी स्पीड होगी सिंपल v प्लस, ये तो v तो इसका सेंटर मास का था, प्लस घूमने का भी इफेक्ट, तो भाई r ओमेगा। क्लियर? और ये थोड़ा बड़ा वेक्टर होगा, और इसके नीचे वाले की स्पीड क्या होगी भाई? इस पॉइंट की स्पीड जस्ट अपोजिट, इसकी रेडियस r है, मान लो सपोज दैट, तो क्या हो जाएगी भाई स्पीड? तो भाई v से तो जा ही रहा है, लेकिन घूमने का जो इफेक्ट है
वो किधर है, जरा ध्यान से देखना, v से तो ये आगे जाना चाह रहा है, लेकिन घूमने का इफेक्ट किधर दे रहा है, आर ओमेगा। क्लियर? यहां पे कैसा था, v इधर ही था, प्लस घूमने का भी इफेक्ट क्या था, ओमेगा आर इधर ही था, इसलिए जुड़ गए। और यहां पे क्या होगा भाई कि घूम आगे जा तो आगे रहा है, लेकिन घूमने का इफेक्ट कहां है, पीछे। इस पॉइंट को देखो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास बैठ के, तो सेंटर ऑफ मास में बैठोगे तो दिखेगा क्या कि ये घूम रहा है, तो घूमने के बाद पीछे। तो कहने का मतलब ये जो स्पीड होगी, ये जो स्पीड होगी यानी कि v माइनस आर ओमेगा, नेट स्पीड अगर आगे है तो v माइनस आर ओमेगा होगी, और ये v प्लस आर ओमेगा होगा। इसके कारण ये जो कर्व पाथ लेगा, अब थोड़ी ज्यादा दूर पे कर्व पाथ होगी, क्यों, क्योंकि यहां स्पीड ज्यादा यहां कम, पहले तो यूनिफॉर्म थी, तो इसके कारण ये जो एक्चुअल पाथ लेगा, वो एक्चुअल में एक्चुअल कह रहे हैं, जो ये पाथ लेगा, एक्चुअल पाथ तो ये था विदाउट विंड, कहने का मतलब लिख देता हूं विदाउट विंड, और विद विंड अब ये जो पाथ लेगा ये रियल पाथ है, यस और नो। कहने का मतलब ये आपका फाइनल बोल सकते हो ट्रैजेक्टरी होगी या पाथ होगा ड्यू टू दैट विंड ब्लो, ठीक है। और घूमने का इफेक्ट हमने देख लिया इसके बॉल पर, ठीक। ऐसा इसलिए हो रहा है कि आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, सिंपल सी बात, क्योंकि देखो अब फिर से मैंने बता रहा हूं कि अगर मैं इस लेयर की बात करूं, यहां पे स्पीड बढ़ गया, स्पीड बढ़ गया तो प्रेशर पक्का घट गया होगा, प्रेशर पक्का मान लेते हैं P1 या P2 मान लो, जो भी मान लो, P2 पक्का घट गया होगा। यहां जो प्रेशर है इस लेयर के पास, ये जो प्रेशर है, स्पीड घटी है तो पक्का ये बढ़ गया होगा, ये सुनो, क्योंकि स्पीड गिरी है तो ये पक्का बढ़ा होगा, ये घटा होगा। तो कहने का मतलब पहले जहां गिरना था अब इसे थोड़ा लिफ्ट दे देगा, और वो थोड़ा आगे जाके यहाँ पे गिरेगा। क्लियर? अब ये वाला पाथ लेगा, ये वाला पाथ जो मैंने जिगजैग ड्रॉ किया, ये वाली पाथ ये लेगा। क्लियर? आई बात समझ में? ठीक है, क्योंकि ड्यू टू दैट प्रेशर डिफरेंस इसको थोड़ा सा क्या मिल जाएगा, लिफ्ट, जो कि पहले गिर रहा था अब थोड़ा आगे जाके गिरेगा, यहां गिरेगा, पहले यहां गिर रहा था विदाउट इफेक्ट ऑफ विंड। विंड चलने का मतलब ये हुआ कि इसका प्रेशर, इसका स्पीड बढ़ गया, स्पीड बढ़ गया, इसकी वजह से प्रेशर घट गया होगा अकॉर्डिंग टू द बर्नौलीज थ्योरम, जो कि अभी हम लोग यही देख रहे थे। तो प्रेशर गिरा, यहां पे प्रेशर बढ़ गया। तो कहने का मतलब सिंपल सी बात है, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, रीजन यही है इसका, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, क्या बोल सकते हो आप, प्रेशर डिफरेंस यानी कि P1 माइनस P2 लिख लेते हैं ब्रैकेट में, P1 माइनस P2, द बॉल विल स्ट्राइक या गो फॉरवर्ड, will go forward a bit, will go या will strike the ground due to that, कहने का मतलब due to presence of due to pressure difference P1 minus P2 the ball will get lifted, will get lifted and strikes the ground, strike the ground further than initial, further than previous case, further than previous case, फर्दर मतलब आगे, ठीक है। क्लियर? फार्दर ही लिख दो, ठीक, बात आई समझ में? मतलब ये सिंपल, थोड़ा सा और दूर जाके इस पे स्ट्राइक करेगी। तो कहने का मतलब सिंपल सा है भाई कि एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम ये जो कहलाता है, ये आपने बहुत जगह पे देखा हो, जैसे फुटबॉल में देखा है, आपको पता है गोल पोस्ट ऐसे होता है, देखा होगा ये चीजें, फील करो, गोल पोस्ट ऐसा होता है, फुटबॉल को किक करता है बंदा, इधर से फुटबॉल आके ऐसा जाता है, किसके कारण, ये घूमते घूमते ऐसा फुटबॉल जाएगा। अगर यहां से किक किया फुटबॉल को तो फुटबॉल ऐसे जाता है, किक करके फिर गोल पोस्ट में जाता है, ये गोल पोस्ट, देखा होगा ये चीजें। ये क्या है भाई, ये गोल पोस्ट में इस तरह से जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि भाई मैग्नस इफेक्ट है, घूमते घूमते, क्योंकि विंड ब्लो करती है हल्की सी, और ये तिरछी तिरछी घूमती हुई इस तरह से गोल पोस्ट में जाती है। कई बार ये चीजें ऑब्जर्व कर, कोई चीज आप उसको रोटेट करके फेंक दो तो आपको लगेगा क्या, उसको लगेगा क्या कि भाई कोई चीज सीधे जो जाना चाहिए वो हल्की सी तिरछी होती चली जाती है। आपने कई बार देखा होगा ये क्रिकेट में, या फिर आप फुटबॉल के इसमें, सॉकर में, कई जगह पे ये चीजें ऑब्जर्व होती है, कॉमन इफेक्ट है। इसी इफेक्ट को जो एक्चुअल पाथ से जो डेविएशन है, ठीक है, ये जो डेविएटेड पाथ है, फाइनल पाथ, या आप बोल सकते हो इसको
डेविएटेड पाथ, यही जो डेविएटेड पाथ है मतलब अपना रास्ता ये पहले इधर जाना चाह रहा था, ये चाह रहा था इधर जाए, बट ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस ये रास्ता थोड़ा भटक गया और ये भटक किया गया। रीजन क्या है इसका? यही प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू भाई विंड ब्लो, या बोल सकते हो रोटेशन के कारण। ये और विंड ब्लो कर गया तो और ज्यादा प्रेशर डिफरेंस और आगे जाएगा। क्लियर है? बात आई समझ में? ठीक, तो ये रहा था अपना मैग्नस इफेक्ट, इसे बोलते हैं हम लोग मैग्नस इफेक्ट। तो भाई बर्नौलीज के जितने इफेक्ट थे हमने इसमें देख लिया। क्लियर है? एप्लीकेशन जितने थे हमने देख लिया। एक और होता है साइफन, वो भी बता ही देता हूं। साइफन, चलो जल्दी से हेडिंग डाल दो। साइफन वो ज्यादा केस नहीं होता बट आपको कभी कभी सवाल उस पर पूछ लेता है। ठीक है, तो लिख लो साइफन, छोटा सा ही है केस। साइफन, ये चीजें आपने ऑब्जर्वेशन में देखी होगी, कई जगहों पे यूज होता है साइफन। ठीक है, ये कैसा होता है तो जरा ध्यान से देखो। साइफन में क्या होता है भाई, सिंपली अगर देखा जाए तो साइफन में इस तरह का आपने देखा होगा शायद, ये ऑब्जर्व करा के साइफन बोलते हैं। भाई पानी निकालना है और कोई चीज नीचे है तो इस तरह से इसमें पाइप दे रखा होता है। ठीक है, इसमें इस तरह से पाइप लगा दी जाती है, इसमें इस तरह से पाइप लगा दी जाती है और यहां से इसको खींचते हैं तो यहां पानी निकलता है। क्लियर? यहां से इस तरह से इसको खींचते हैं तो यहां से ये पानी यहां तक ले जाई जा सकती है। क्लियर है? इसको, इस अरेंजमेंट को ही हम साइफन बोलते हैं, इसे ही साइफन बोलते हैं। ठीक है, वहां से खींचोगे, यहाँ पे लगा होगा, देखा होगा, इस जुगाड़ से, जुगाड़ी बोलेंगे और क्या, इस पे खींचेंगे तो यहाँ से स्पीड v से निकलता है। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है कभी कभी कि भाई क्या होगा हाइट, क्या होगी इसकी। तो ये हाइट मान लो सपोज दैट आपको दे रखा है h1 और ये हाइट आपको सपोज दे रखा है h2 फ्री सरफेस से। क्लियर? तो भाई कैसे होता है यहाँ पे, तो जरा देखो ध्यान से, इस अरेंजमेंट को ही हम साइफन बोलते हैं, इस अरेंजमेंट को हम साइफन बोलते हैं। यहां से लिक्विड आएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होता है इस ट्यूब का, एरिया इसका ए सेम होता है। ठीक, सेम मतलब इक्वल हर जगह पे, इस पाइप की एरिया सेम होती है। तो यहां से लिक्विड क्या होगी भाई, इस पे फ्लो करेगी, एरिया सेम तो इसका मतलब स्पीड सेम रहेगा। क्यों? कंटिन्यूटी इक्वेशन से देखो। क्लियर? एरिया सेम तो हर जगह पे स्पीड सेम, तो ये स्पीड v निकालना हो तो पूछ लेता है कितना होगा v स्पीड। क्या करते हैं भाई, इसको कई बार आपने देखा होगा, लिक्विड को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको सक करेंगे हल्का सा, और सक करने के बाद पाइप डाला, सक किया हल्का सा, फिर डाल दिया पानी, तो काफी ऊंचाई से पानी लाया जा सकता है। इस अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, साइफन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइफन। उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो ट्यूब का होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। सेम मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं, सेम मतलब यहाँ पे कांस्टेंट। ठीक है, कहने का मतलब समझ में है, कांस्टेंट, एरिया ऑफ कांस्टेंट। ठीक, हर जगह पे कभी कभी पूछ लेता है कि वैल्यू क्या होगी भाई, डेंसिटी वेंसिटी इससे दे रखा होगा, हाइट वाइट दे रखा है। अच्छा, अगर बोलेगा कितना होगा तो भाई हम लगा सकते हैं, ये भी एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम है। तो भाई हम बर्नौलीज थ्योरम दो सेक्शन पे लगा लेते हैं। यहाँ प्रेशर कितना है सभी को पता है, यहाँ पे प्रेशर होता है पी नॉट, यहाँ प्रेशर कितना है पी नॉट, प्रेशर कितना है पी नॉट, यहाँ पे प्रेशर पी नॉट, स्पीड कितना है, स्पीड v जीरो, स्पीड v जीरो। यहाँ पे भी लगाएंगे बर्नौलीज इस सेक्शन पे, तो इस सेक्शन पे या सेक्शन 2 बोल देते हैं, इस सेक्शन को फिलहाल के लिए सेक्शन 1 बोल देते हैं भाई। तो v1 जीरो, v2 यहाँ पे आप बोल सकते हो p2 p नॉट के बराबर है, p2 p नॉट के बराबर है, लेकिन v2 कितना है v। क्लियर? तो इस सेक्शन पे हम बर्नौलीज लगा लेंगे। बर्नौली थ्योरम क्या बोलता है भाई, सीधे सीधे अप्लाई बर्नौलीज थ्योरम, अप्लाई बर्नौली थ्योरम क्या करेंगे, ये भी बर्नौलीज का एप्लीकेशन है, बढ़िया एग्जांपल है, इसको आपने शायद कई बार देखा होगा थ्योरम। ये तो कॉमन लाइफ में ये चीजें काफी यूज की जाती हैं। ठीक है, पानी यहां से यहां लाना है तो क्या करेंगे भाई, बर्नौली थ्योरम लगाओ, तो क्या हो जाएगा, वैसे तो लिख लेते हैं पहले P1 प्लस हाफ, P1 प्लस हाफ रो, लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है रो, G इंटू एच, हाफ लिक्विड रो इंटू जी इंटू एच, प्लस कितना हो जाएगा भाई, हाफ नहीं, हाफ रो वी स्क्वायर, सॉरी हाफ रो वी स्क्वायर, हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी h1, एक मिनट यार, रो जी h1। ठीक, यहां हम रेफरेंस मान लेते हैं, इसे ही हम रेफरेंस मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम रेफरेंस मान लेते हैं। ठीक, ये हमारा रेफरेंस है जहां से हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया, मतलब रो जी h1 को डिफाइन किया।
इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ, एक मिनट, हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G, यहां पे H2, यहां पे बात करें H, तो ये टर्म तो जीरो है क्योंकि रेफरेंस यहीं पे डिसाइड किया, रो जी H1 सही लिखा है, लेकिन ये टर्म जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे स्पीड कितना है इस क्रॉस सेक्शन पे, जीरो, तो V1 की वैल्यू जीरो है, तो ये टर्म जीरो, यस और नो, ये टर्म जीरो। और कुछ, हाँ, P1 P2 आपको दे रखा है, तो P1 P2 सेम है, तो जरा वैल्यू रखो, तो P0 प्लस यहां पे बचेगा सिर्फ रो जी H1, क्या बचेगा बेटा, सिर्फ रो जी H1, एक मिनट, रो जी H1, और इधर क्या बचा, तो इधर बचा P2, P2 की वैल्यू कितनी है, P0, एक मिनट, P2 की वैल्यू कितनी है भाई, P0, प्लस क्या बचा यहाँ पे ये टर्म जीरो हुआ, लेकिन बचा हाफ रो V2 स्क्वायर, यस और नो। अब P0 कैंसिल, तो बचा क्या, रो जी H1 इज इक्वल टू हाफ रो जी H1 इज इक्वल टू, यहां से रो ही रो कैंसिल कर दो यार, रो भी कैंसिल, तो सीधे सीधे V2 कितना आ गया, तो V2 की वैल्यू आ गई, यहां से V2 की वैल्यू जो आ गई वो आ गई कितनी, अंडर रूट, मैं इधर लिख देता हूं एक लाइन, इसको रो को कैंसिल मत करो, यहां पे लिख लो, तो कितना बचा भाई, रो जी H1 इज इक्वल टू हाफ क्या बचा भाई, हाफ रो V2 स्क्वायर, बोलो क्लियर, एक मिनट, ये अब यहां से रो और रो कैंसिल, तो भाई V2 की वैल्यू कितनी आ गई, V2 की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2G इंटू H, रूट अंडर रूट 2GH, यानी H नहीं H1, क्लियर, यस और नो, H में H1 है यहाँ पे, क्लियर, तो इतना होगा किसकी स्पीड, यानी V हमें स्पीड पता चल जाएगा, क्लियर है। चलिए, तो कहने का मतलब हमें ये तो पता चल गया कि स्पीड कितनी है, ठीक है, और कुछ पूछ ले तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ की स्पीड हमें पता चल गई कितनी, V, और V की वैल्यू रूट 2GH1, यानी कि सिंपल सी बात है, सरफेस से देखो कितनी हाइट नीचे है और थ्रू आउट स्पीड हर जगह सेम है, हर जगह ये V है, हर जगह ये V है, क्लियर, हर जगह V है क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो भाई स्पीड हमें मिल गया कितना, रूट 2GH1, सिंपल सी बात है, अगर मुझे लिखना होगा अब याद रख लो, सरफेस से हाइट कितनी है, कितनी हाइट नीचे है भाई, सिंपल सी बात H1, तो रूट 2GH1, वो बिल्कुल वही फंडा जो हमने स्पीड ऑफ फ्लक्स में लगाया था, वे फ्री सरफेस से कितना हाइट नीचे है वही रूट 2GH1 कर लो, ठीक, बात आई समझ में। क्या यहाँ का प्रेशर पूछ ले तो बता सकते हो, यहाँ पे जनरली प्रेशर हम निगेटिव कर देते हैं, यहाँ का सेक्शन प्रेशर हम निगेटिव कर लेते हैं, यहाँ का प्रेशर हम, जैसे मान लो अब आप बोलेंगे कि यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर स्पीड सेम है, तो इस पॉइंट बोलो बी, मैं नाम दे देता हूँ इन पॉइंट्स का, एक मिनट जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स के नाम दे रहा हूं, इस पॉइंट का प्रेशर ए, इस पॉइंट बी, और ये पॉइंट हम ले लेते हैं कोई पॉइंट सी, और ये पॉइंट तो अपना डी है, चलिए ये डी ले लेते हैं। भाई सिंपल सी बताओ, पीबी और पीसी पे प्रेशर सेम होंगे क्या, क्या निकाला जा सकता है क्या, पीबी प्लस पीसी, पीबी पीसी का प्रेशर सेम, क्यों, क्योंकि स्पीड दोनों पे सेम है, स्पीड सेम है, ग्रेविटेशनल हाइट सेम है, बर्नौलीज लगा लो भाई, तो स्पीड सेम, ग्रेविटेशनल हेड सेम, मतलब एच की हाइट सेम, तो सिंपल सी बात है ना, प्रेशर सेम, क्या प्रेशर निकाला जा सकता है इसे, अगर हम पी बोले, क्या प्रेशर ये निकाली जा सकती है, ये सोनो आराम से निकाली जा सकती है, यहाँ का हमें प्रेशर पता, यहाँ का प्रेशर पता, तो यार सीधे चले आओ ना पीसी, या पी की वैल्यू अगर लिखनी हो पूछ ले, ये जो प्रेशर होता है देखो ध्यान से, जो पी होता है वो कितना होगा, जरा ध्यान से देखो, तो हम कितना ऊपर जा रहे हैं, P0 माइनस रो जी H1 प्लस H2, रो जी H1 प्लस H2, या आप बोल सकते हो, यहां से बोल सकते हो, क्या यहां से बोल सकते हो, फ्री सरफेस है, तो P0 प्लस रो जी H2 कितना है, P0 प्लस P0 माइनस, सॉरी ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर घटेगा, तो रो जी H2, ये जो प्रेशर है जरा ध्यान से देखो, ये P0 से कम है, यानी हमें यहाँ पे थोड़ी निगेटिव प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, यहाँ आपको निगेटिव प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा, सो दैट ये लिक्विड जो है यहां से फ्लो करके आए, कहां से, ये लिक्विड जो है यहां से फ्लो करके यहां पे आए, ये जो प्रेशर है ये कम होना चाहिए, P0 माइनस कितना आया था भाई, रो जी H2 सॉरी, फ्री सरफेस से ऊपर कितना गया, क्लियर, यहां से लिखना होगा तो आपको पूरी एनर्जी की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि प्रेशर पता है, रो जी H1 माइनस H2 लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो बात आई समझ में, तो इस तरह से हम प्रेशर, ये निगेटिव प्रेशर है, दैट्स वाई इसे शक कर पा रहा है,
नेगेटिव प्रेशर, इतना प्रेशर मिनिमम चाहिए सो दैट हम एक बार हम लिक्विड को वहां पे इस प्रेशर को जनरेट करके पहुंचा दिए तो अपने आप ये लिक्विड फ्लो कर जाएगी। तो हमें कम से कम इतना नेगेटिव प्रेशर यहां जनरेट करना पड़ेगा, तभी लिक्विड ऊपर आएगी, अदरवाइज लिक्विड नहीं आएगी। आपने देखा होगा एक लिमिट होता है कि भाई बहुत ऊपर ले जाके हम नहीं गिरा सकते हैं। एक पाइप आपको यहां तक तो प्रेशर, मतलब एक लिमिट होती है इसकी कि बहुत ज्यादा ऊपर हो तो हम इसको नहीं गिरा सकते। मतलब कहने का मतलब ये आपको ये लिमिट पहुंचना पड़ेगा, यानी ये नेगेटिव प्रेशर मिनिमम इतना जनरेट करना पड़ेगा तो आपका ये लिक्विड यहां से आएगा और यहां पे जब आया एक बार फ्लो कर जाएगा। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट बेटा सिंपल सी बात है, इसे बोलते हैं हम साइफन। क्या बोलते हैं? साइफन। ये एक्स्ट्रा है, मैंने बता दिया चीजों को, इसके क्वेश्चंस मिल जाए तो आप सिंपल सी बात है, यहाँ पे स्पीड पूछेगा तो आप इसके रिस्पेक्ट में देखना कितनी हाइट गए, √2g, जितनी हाइट हो उतना h मल्टीप्लाई करा देना। ठीक है, क्लियर। यहाँ का प्रेशर पूछ ले तो यहाँ से ऊपर चल लेना, प्रेशर आएगा। बी और सी का प्रेशर सेम है, ये भी कई बार ऑप्शन में पूछ लेता है ए बी सी और डी के प्रेशर बताइए, तो भाई जैसा दिख रहा है हमें तो बी डी का प्रेशर P0, ए का प्रेशर P0 से ज्यादा, बी और सी का प्रेशर P0 से कम, यानी कि सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा ए का है। प्रेशर डिफरेंस अगर हमें ऑर्डर पूछ ले तो सिंपल सी बात है, किसका प्रेशर ज्यादा? तो प्रेशर ए का सबसे ज्यादा, प्रेशर ए का सबसे ज्यादा। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद P0 यानी PD का प्रेशर, क्योंकि ये P0 है। PD कितना हमारा? PD फिलहाल P0 है, देखो। अच्छा, उसके बाद कौन सा आएगा भाई? PB और PC, क्योंकि ये तो P0 से कम है, तो ये कंडीशन आएगी। क्लियर। तो कभी पूछ ले क्वेश्चन देके ऑब्जेक्टिव में तो आप सीधे सीधे प्रेशर भी निकाल पाओ, उनका ऑर्डर भी लगा पाओ, तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, आई बात समझ में? तो भाई सिंपल सी बात है, ये साइफन था। अब हम लोग आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स पे। तो ये आपका डायनेमिक्स ओवर हो गया, अब हम न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। इसके डायनेमिक्स में इतना ही था बेटा, सिंपल सी बात है, बहुत इजी रहते हैं सवाल। आइए, बर्नौलीज के और पेट्रो ट्यूब के, घबराना मत, दिखने में फार्मूला बड़ा, लेकिन मैंने बार बार बोला कि प्रेशर डिफरेंस वाली फार्मूला याद कर लो, ज्यादा काम की चीज वहीं पे है। क्लियर। या फिर फार्मूला आप देखो याद करोगे तो सीधे सीधे आपको फायदा तो मिलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ चीजों को रटना मत, समझ के चीजों को याद रखना। वाटर इज फ्लोइंग बोला है थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब और क्रॉस सेक्शन इतना दे रखा है, वाटर का क्रॉस सेक्शन दे रखा है इतना, विद स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड, प्रेशर इज 10 किलो पास्कल एट अ प्लेस वेयर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है इतना। ठीक है भाई, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड प्रेशर, प्रेशर पूछा है कितना होगा, तो भाई सिंपल सी बात है, आप बर्नौलीज लगा लो सीधे सीधे। अब सर कैसे बर्नौलीज लगा लेंगे? पहले तो देखो यार गिवन क्या क्या है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। गिवन डेटा लिख लो, वाटर फ्लो कर रहा है, यानी डेंसिटी आपको पता है वाटर की कितनी, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ओके सर, ये तो हमें पता ही रहता है। और क्या दे रखा है? हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन है, ट्यूब है जिसका एक जगह पे एरिया A1 दे रखा है, यानी कि क्रॉस सेक्शनल ट्यूब यूनिफॉर्म नहीं है, एक जगह पे एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दूसरी जगह पे एरिया A2 कितना दे रखा है भाई? A2 आपका दे रखा है कितना? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हो जाए तो प्रेशर कितना है? तो P1 की भी वैल्यू दे रखी है कितनी? 10। कितनी दे रखी है? P1 की वैल्यू 10 किलो पास्कल, मतलब 10,000 पास्कल। ओके, P2 की वैल्यू नहीं पता, वही तो निकालना है। P2 की वैल्यू नहीं पता, वही तो हमें निकालना है, वही तो पूछा गया है। अच्छा, और कुछ दे रखा है? हाँ, एक चीज तो दे रखा है कि H1 बराबर H2 है, हॉरिजॉन्टल पाइप है। कैसी पाइप है? हॉरिजॉन्टल पाइप है। तो चलो, हॉरिजॉन्टल पाइप है तो सिंपल सी बात है कि हम यहाँ पे सीधे सीधे बर्नौलीज एप्लीकेशन, बर्नौली थ्योरम का एप्लीकेशन सीधे कर लें। P1 P2 सब कुछ दे रखा है, आपको ऑप्शंस भी दे रखा हुआ है यहाँ पे। चलो, गिवन डेटा से समझ में आ गया कि हमें करना क्या है। हॉरिजॉन्टल है तो सीधे सीधे बर्नौलीज एप्लीकेशन करते हैं, बर्नौली का तो लगाते हैं भाई। बर्नौलीज थ्योरम तो क्या बोलता है बर्नौलीज थ्योरम? P1 प्लस हाफ रो, रो में रो वाटर है आपका, V1 स्क्वायर प्लस रो वाटर इंटू G इंटू H1, और यहाँ पे सेकेंड सेक्शन पे लगाएंगे तो P2 प्लस, मतलब नैरो सेक्शन पे लगाएंगे तो P2 प्लस हाफ रो वाटर इंटू V2 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा भाई? रो वाटर इंटू G इंटू H2। और अभी देखा हमने कि बोल रखा है कि हॉरिजॉन्टल पाइप है। कैसा पाइप है भाई? हॉरिजॉन्टल पाइप बोल रखा है आपको, शुरुआत में ही हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, तो इसका मतलब H1 H2 के बराबर, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे भाई? सीधे कट जाएंगे। क्लियर। अच्छा, P1 P2 के बारे में हमें P2 पूछा हुआ है, तो P1 हमें दे रखा है कितना? 10,000 पास्कल प्लस
हाफ, एक काम करते हैं इसको एक दूसरे के बाद लिख लेते हैं फिर डेटा डालते हैं, ज्यादा आसान होगा। तो चलो P2 पहले लिखें तो क्या हो जाएगा भाई, P2 इज इक्वल टू क्या, P1 प्लस हाफ रो वाटर इंटू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, ये भी दे रखा है हमें, V1 V2 दे रखे हैं ना, क्लियर, V1 V2 दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है तो V1 की वैल्यू, V1 V2 नहीं दे रखा है, स्पीड, अच्छा V1 दे रखा है हमें, तो V2 तो आ जाएगा ना, V1 दे रखा है, यहाँ पे एक चीज और छूट गया था, V1 कितना 25 मीटर पर सेकेंड, V2 हमारा आ जाएगा, कैसे निकाल लेंगे, पहले V2 निकाल लेते हैं जब बाद में इस पे डाल देते हैं, ठीक है। तो V1 तो हमें पता है, इस इक्वेशन में एक काम करते हैं पहले V2 निकाल लेते हैं, यानी कि V2 कैसे निकलेगा भाई, कंटिन्यूटी इक्वेशन, क्या था बाई कंटिन्यूटी इक्वेशन, सिंस वी नो V1 A1 V1 इज इक्वल टू A2 इंटू V2, A1 कितना है 10, V1 कितना है 25, A2 कितना है 5, यही तो था, V2 पूछा हुआ है, A1 A2 तो दे रखा हुआ है, A1 ठीक है, A2 5 था, क्लियर। चलिए तो अब देखें सॉल्व करें इसको तो कितना हो जाएगा भाई, ये 5 मरतबा, तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई 50 क्या 50 सेंटी कितना था 50 मीटर पर सेकेंड, तो यूनिट मीटर पर सेकेंड बिल्कुल सही है, ये वैल्यू उठा के हम छाप देते हैं यहाँ पे। चलो देखो ध्यान से, P2 चाहिए हमें तो P2 हम निकालते हैं, P1 की वैल्यू 10,000 तो 10,000 क्लियर, V1 प्लस हाफ रो W यानी कि 10 टू पावर 3, V1 की वैल्यू कितनी, अभी हमने देखा V1 कितना था, V1 यहाँ पे रखा हुआ 25 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर, तो जरा ध्यान से देख लो, इसको माइनस कर लेते हैं, देखो तो यार ये सिंपल सी बात है, ये आ जाएगा 10,000 प्लस हाफ, और ये यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि ये बड़ा है, माइनस 50 यहाँ पे ज्यादा है, कितना आएगा 50 प्लस 25, तो कैलकुलेशन के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दो, कितना होगा 75 इंटू 25, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्लियर, माइनस ये यहां से उल्टा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, क्लियर है। चलिए तो देखिए कितना आ जाएगा, ये 75 25 करो कितना आ जाएगा, तो P2 की वैल्यू हो जाएगी 10,000 माइनस हाफ 1000 तो यहाँ पे हो गया, इसको कर लेते हैं यार, कितना हो जाएगा 25 पंजे 125 5 12 और 25 सत्ते कितना हो जाएगा 6 डेढ़ 175 और ये 187, तो 187.5 क्लियर, और डिवाइडेड बाई 2 और ये इंटू 10 टू पावर 3, क्लियर, आई बात समझ में। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आती है, इसको सॉल्व करोगे इजी है, सॉल्व कर सकते हो, 10,000 इंटू ये, ठीक है, ये वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आता है आपका 4,000 किलो पास्कल, ठीक है, तो ये कैलकुलेशन कर लेना, ठीक, इजी सवाल था। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 4 किलो पास्कल, 4,000 पास्कल दे रखा है, यानी सॉरी पास्कल है ये, किलो पास्कल मतलब 4 kPa पास्कल में आएगा, ठीक है, तो 4 kPa आप लगभग आपका आंसर यही आएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन थोड़ा तो हो गया, क्लियर है, आई बात समझ में। चलो भाई देखते हैं, तो ऑप्शन हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर, तो नोट डाउन कर लो यहां तक, कैलकुलेशन इजी है, स्क्रीन पॉज करिए, नोट डाउन कर लीजिए, और ये जो क्वेश्चन है इसको ट्राई कर लेना होमवर्क के लिए, ऑप्शंस आपको दे रखा हुआ है, इसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आते ही, तो इसको होमवर्क एज ए होमवर्क ले लो इसको, और बाकी डायनेमिक्स आपका खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास से हम लोग विस्कोसिटी के में एंटर कर जाएंगे, क्लियर है, एक दो क्वेश्चन और लिखेंगे और विस्कोसिटी में एंटर कर जाएंगे, ठीक है, तो ये होमवर्क के लिए, नेक्स्ट क्लास में पहला ही क्वेश्चन मैं यही डिस्कस करूंगा, ठीक है, थैंक यू।